नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे का सेशन जो होता है वो आप सभी के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं के लिए जो है राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेशन होता है। हम लोग राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस समय लेके आपके लिए उपस्थित होते हैं। तो आज भी उपस्थित हो गया हूँ और आप सभी को पता है कि आज जो है हम लोग टीजीटी के 2010 के प्रश्न पत्र को करेंगे। 2010 का जो टीजीटी की परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों का अभ्यास हम लोग यहाँ पे करेंगे। चलिए, तो तेजी से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है। एक बार जितनी जल्दी आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उतनी ही जल्दी मैं आप लोगों को आगे लेके चलूंगा। चले, ऋतुराज जी, वीरेंद्र जी, सुरन जी, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। एक बार तेजी से आप लोग रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है। चलें, वीरेंद्र जी का आ रहा है, ऑल क्लियर सर। चलिए, ठीक है। तो दोस्तों, रात के 9 बजे का जो हमारा सेशन होता है, रात के 9 बजे का सेशन टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट बिहार की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है टीजीटी की, उन सभी परीक्षाओं के लिए जो हम लोग राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेके उपस्थित होते हैं। इस समय हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में टीजीटी की परीक्षाएं हुई हैं उनसे राजनीति विज्ञान का जो सेक्शन है उसको हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं। आज का हमारा जो प्रश्न पत्र है वो आपके 2010 का प्रश्न पत्र है। उम्मीद आपसे यही करूंगा कि आप लोग जो है प्रश्न पत्रों को अपनी याददाश्त के आधार पे, अपने जो है वो पूर्व ज्ञान के आधार पे करने का प्रयास करें। अब बहुत सारे लोगों का जो है, एक दिन एक लोगों ने फोन किया तो आप में से ही किसी ने बताया कि सर हम तो किताब ही खोल के रख लेते हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप लोग कोई सवाल पेपर खोल के रख लेते हैं और उसमें से ढूंढ के आंसर करते हैं, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। और यदि मान लीजिए कि सेशन में आपके सारे प्रश्न सही हो जाते हैं, तो सारे प्रश्न सही हो जाने से बाकी लोगों के ऊपर जो है कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और ना ही आपको कोई गोल्ड मेडल मिलने वाला है। तो आप लोग अपने पूर्व ज्ञान का ही प्रयोग किया करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, करनाकर सिंह जी, गुड इवनिंग। साथ में दोस्तों, आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी का एक प्रैक्टिस सेशन मैं आप लोगों के लिए जो है लेके उपस्थित होता हूँ दोपहर में 12 बजे। तो जिन लोगों का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट में, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, हर जो है वो एग्जाम में आपसे ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। या आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आप एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ पे आपसे जो है वो सामान्य अध्ययन में ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सभी के लिए जो है आप हमारे साथ दोपहर में 12 बजे जुड़ सकते हैं। हम लोग नियमित रूप से यहाँ पे जो है ज्योग्राफी के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। इस समय हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्नों को कर रहे हैं। तो एक बार टॉपिक वाइज करेंगे, उसके बाद रैंडम हम लोग करेंगे, फिर मॉडल पेपर करेंगे। 3 बार कम से कम पूरे सिलेबस को हम लोग करेंगे। हमारा टारगेट है कि जो टीजीटी की परीक्षा है उसके पहले ये हम 3 राउंड कंप्लीट कर लें। चलिए, नगीना जी कह रही हैं कि सर हम बाद में चेक करते हैं। चलिए, चलिए कोई बात नहीं है, पहले नहीं बताएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। देखिए, ईमानदारी आपकी अपने लिए है, मेरे लिए नहीं है। आप सारे प्रश्न का उत्तर सही नकल करके दे दीजिए, उससे मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? या नहीं, सेशन पे जो है कोई फर्क पड़ने वाला है। आप लोगों को यदि आप ईमानदारी से करेंगे तो आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपको जो है पता चलेगा कि हमें कितना और एफर्ट लगाने की जरूरत है। आपको दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, आपको उत्तर करना है। और अब चलेंगे तेजी से, हम लोग जो है चलेंगे सेशन की तरफ। चलिए, तो सी विकल्प के लिए आप सभी का उत्तर आना शुरू हो गया है। नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे भैया, तो डीपीएसपी जो है वो भारतीय संविधान में आपको कहां से अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 36 से 51 तक का जो भाग है वो आपके भारतीय संविधान के जो है वो भाग 4 में आपको देखने को मिलता है।
भाग कौन सा है भैया? तो भाग है 4। आपका उत्तर जो होगा इसमें तीसरे विकल्प के लिए सही होगा। जो लोग तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं चौथे भाग की, उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला दिया है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, तेजी से उत्तर करेंगे। चलिए, अनुच्छेद 14 दिया है, अनुच्छेद 19 दिया है, 25 दिया है और 32 दिया है। चलें, चलिए आप सभी का उत्तर जो है वो अनुच्छेद 19 के लिए आ रहा है, लेकिन आप लोग जो है ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 19 में जो है वो कई सारे भाग हैं। यदि हम अनुच्छेद 19 एक क की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19 एक क, 19 एक क की यदि हम लोग बात करते हैं तो 19 एक क में जो है आपको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है। आप लोग ध्यान रखेंगे क्या है? वाक एंड अभिव्यक्ति। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की 19 एक ख की हम लोग बात करते हैं तो 19 एक ख में जो है वो निरायुद्ध सम्मेलन की बात की गई है। निरायुद्ध सम्मेलन। निरायुद्ध सम्मेलन। यदि ग की बात करेंगे तो संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको जो है 19 एक ग में संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये सारे जो है वो आप लोगों को याद होना चाहिए। यदि हम लोग घ की बात करते हैं तो आपको अबाध संचरण, पूरे भारत में जो है अबाध रूप से कहीं पे भी घूमने का अबाध संचरण। अबाध संचरण का मतलब होता है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में जो है वो अबाध रूप से जाके भ्रमण कर सकते हैं। वहीं जब हम लोग जो है 19 एक अंग की बात करते हैं तो इसमें जो है आप सभी को देखने को मिलेगा किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। तो इसमें जो है आपके निवास की स्वतंत्रता दी हुई है। यदि हम लोग जो है 19 एक च की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि 19 एक च जो है यह क्या था? संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के माध्यम से जो है वो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया? तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। चलें, तेजी से आप लोग उत्तर करिए। के अधिकार को जो है वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है वो निकाला गया है? और 19 एक छ एक और इसमें दिया हुआ है। यदि छ की बात करेंगे तो व्यवसाय और आजीविका अपनाने, व्यवसाय व कोई भी आजीविका अपनाने की स्वतंत्रता। चले, बहुत ही बढ़िया। तो 19 एक च को हम लोगों ने किससे निकाल दिया? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 1978 में जो है वो 44वां संविधान संशोधन किया गया था और आपके 19 एक च यानी संपत्ति की का जो आपका अधिकार है, इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए में या 300 क में जो है इसे आपके कानूनी अधिकार के रूप में। तो अब संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार ना होके कानूनी अधिकार जो है वो बन गया। आपका उत्तर इसमें जो होगा वो दूसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग दूसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? आपको बताना है। 76 के 42वें संशोधन द्वारा, 78 के 44वें संशोधन द्वारा, 71 के 25वें संशोधन द्वारा, 85 के 52वें संशोधन द्वारा। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, बहुत ही बढ़िया भैया। तो आप सभी का जो है उत्तर इसमें आ रहा है किसके लिए? 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। यह किया गया था, या आपसे पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को जो है किस समिति की सिफारिश पे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे एक समिति है जिसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के जो है वो सुझाव के आधार पे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और इस समय जो है वो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या जो है वो 11 है।
तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग ए विकल्प के साथ जाएँगे। थोड़ा-सा एफर्ट लगा के वीडियो को आप लोग जो है वो शेयर करिए दोस्तों, संख्या बढ़ाने का प्रयास करिए। थोड़ा-सा सेशन में ऊर्जा ले आइए आप लोग, पुरानी ऊर्जा जो थी सेशन की वो आ नहीं रही है, तो उस पुरानी ऊर्जा को आप लोग लाने का प्रयास करिए। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है? संसद ने, संविधान सभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, सर्वोच्च न्यायालय ने। मैं इतनी बार कहता हूँ उसके बाद भी जितने लोग जो है वीडियो देखते हैं, ना ही उतने लाइक होते हैं और ना ही शेयर होते हैं। शेयर तो बिल्कुल नगण्य ही होते हैं, लाइक तो फिर भी मान लीजिए 50% लोग कर देते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद, इतना आप लोगों के लिए मेहनत जो है वो करने के बाद भी आप लोग पता नहीं क्यों, आपके अंदर जो है आपका ज़मीर आपको इस बात की गवाही नहीं देता है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर देना चाहिए। चलें, तो भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? आप लोगों को उत्तर करना है। चलें भैया, तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्माण की यदि हम बात करते हैं, तो संविधान निर्माण हेतु जो है आपके न एक जो है वो योजना आई थी जिसे आप लोग जो है कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है वो भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का जो है वो गठन किया गया और इस संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस संविधान सभा के माध्यम से ही भारत का जो है वो संविधान तैयार किया गया। तो उत्तर आपका जो होगा इसमें दूसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग दूसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला दिया है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन थे भैया संविधान सभा के अध्यक्ष? आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चारों में से किसी एक को चुनना है। संविधान सभा का अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। चलें, तो आप सभी लोग जो है इस प्रश्न में जो है ए विकल्प का चुनाव करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी आपको बताया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो आपके 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को इस दिन जो है वो संविधान सभा के प्रथम या अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। ध्यान रखिएगा, अस्थायी। अस्थायी अध्यक्ष जो है इस दिन चुना जाते हैं। कौन चुना जाता है भैया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है आपके अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और इसके बाद दूसरी मीटिंग होती है आपके 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वरिष्ठता के आधार पे जो है अस्थायी सदस्य इनको सम्मान देने के लिए या भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा रही है उसको निभाते हुए सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो 2 दिनों के लिए अध्यक्ष बनाया गया। वहीं 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी मीटिंग होती है तो इसमें जो है स्थायी अध्यक्ष जो है वो चुने जाते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र जी। तो आप लोग इसको जो है ध्यान रखेंगे कि आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ये दूसरी मीटिंग में 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे स्थायी अध्यक्ष के रूप में। उसके पहले अस्थायी रूप में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अध्यक्ष चुना जा चुका है। तो आप लोग इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष तो आप लोग भूलिएगा नहीं कभी भी। सामान्य सी बात है, बहुत बार करा चुका हूँ, भूलेगा नहीं। अगला प्रश्न दिया है कि सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? 1909 के एक्ट को कौन सा नाम दिया गया था? आपको बताना है। राज्यसभा सुधार बिल, मार्लियामेंटो सुधार, होम रूल बिल और मॉन्टेग्यू बिल। चारों में से किसी एक को चुनिए। कहाँ गायब हो गए बाकी लोग जो उपस्थित हुए थे? चलें तेजी से उत्तर करेंगे।
तो आप सभी का उत्तर जो है इसमें आना शुरू हो गया है। तो जो आपका 1909 का एक्ट है, उसे हम लोग जो है मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू बिल जो है किस एक्ट को कहा जाता है? तेजी से उत्तर करिए। मॉन्टेग्यू बिल किस एक्ट को कहा जाता है? चलें, ध्यान रखिएगा। 1919 का जो एक्ट है, इसे जो है वो मॉन्टेग्यू बिल के नाम से जाना जाता है, और 1909 के एक्ट को जो है हम लोग मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जानते हैं। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में दूसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग दूसरे विकल्प के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से है? तेजी से उत्तर करना है। श्रेणी समाजवाद और इसके संस्थापकों का भी नाम बताइएगा आप सभी लोग। फ्रांस दिया हुआ है, अमेरिका दिया है, ब्रिटेन दिया है और आपको भारत दिया हुआ है। तेजी से उत्तर करेंगे श्रेणी समाजवाद के लिए। चलें, आप सभी का उत्तर जो है चलें, तो आप सभी का उत्तर इसमें जो है ब्रिटेन के लिए आ रहा है। जो लोग इसमें ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, यदि हम श्रेणी संघवाद की बात करें, तो श्रेणी संघवाद जो है आपके श्रम संघवाद का ही एक रूप है। श्रम संघवाद, श्रम संघवाद का एक रूप है। यदि हम श्रेणी समाजवाद की बात करते हैं, तो इसे स्थापित करने का कार्य, इसको ब्रिटेन में स्थापित करने का कार्य जो है वो दो विचारकों के द्वारा किया गया। कौन कौन से? जी, जीडीएच कोल की आप लोग बात कर रहे हैं? जी नहीं, श्रेणी संघवाद को ब्रिटेन में स्थापित करने का कार्य किया था आपके एजे पेंटी ने। ए जे पेंटी। और इनके साथ एक और विचारक थे जिनका नाम है आपके ए आर ऑरेंज। ए आर ऑरेंज। तो आप लोग इस प्रश्न में जो है यदि जा रहे हैं ब्रिटेन के साथ, तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रेणी समाजवाद को जो है स्थापित करने का कार्य ब्रिटेन में एजे पेंटी और आपके ए आर ऑरेंज के द्वारा किया गया है। आप लोग इसमें तीसरे विकल्प के साथ जाइए, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया है, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध आपको देखने को मिलता है? परस्पर सहयोग का, परस्पर आदान प्रदान का, परस्पर मिलना और परस्पर विरोध। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, इसमें जो है डी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है, व्यक्तिवाद व समाजवाद। तो भैया क्यों परस्पर विरोध कहा जाता है कि व्यक्तिवाद और समाजवाद जो है परस्पर विरोधी अवधारणाएं हैं? ध्यान रखिएगा, जब व्यक्तिवाद की बात करते हैं तो व्यक्तिवाद के, ध्यान रखेंगे, व्यक्तिवाद यह जो है वो केंद्र में किसको रखता है? व्यक्ति को। ठीक है, और यह व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता की बात करता है। अधिकतम स्वतंत्रता की बात करता है। वहीं जब हम समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद की, तो समाजवाद केंद्र में रख देता है किसको? राज्य को। और यह राज्य को क्यों जो है केंद्र में रखता है? क्योंकि यह जो है वो समानता स्थापित करना चाहता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि दोनों को जो है, दोनों आपस में विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को जो है महत्व देता है और दूसरा सिद्धांत जो है वो राज्य को महत्व देता है, इसलिए परस्पर विरोधी माना जाता है। उत्तर आपका चौथे विकल्प के लिए यहाँ पे सही हो जाएगा। लाइट की स्थिति जो है वो बहुत ही खराब है। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है आपको बताना है? पूंजीपति वर्ग से, सैनिक वर्ग से, श्रमिक वर्ग से या उत्पादक वर्ग से? जी बिल्कुल, कोई बात नहीं है, लाइट कट गई थोड़ी-सी। लाइट कटने से बस प्रॉब्लम ये होती है कि कूलर बंद हो जाता है, कुछ लाइटें बंद हो जाती हैं। चलें भैया, तो जब हम समाजवाद की बात करते हैं भैया, तो समाजवाद जो जो कमज़ोर तबके के लोग हैं या जो श्रमिक लोग हैं, उनको जो है वो समाज में
सबके समान स्थिति जो है वो प्रदान करने का प्रयास करता है। इसीलिए जो है यह उत्पादन और उत्पादन के साधनों पे राज्य के नियंत्रण की बात करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि समाजवाद जो है किसकी बात करता है? उत्पादन व उत्पादन के साधन पर नियंत्रण की बात करता है। किसके नियंत्रण की? राज्य के। राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। राज्य का नियंत्रण होगा तभी जो है वो संसाधनों का जो है वो समान रूप से वितरण हो पाएगा और राज्य में जो है वो समानता स्थापित हो पाएगी। तो ये श्रमिकों के कल्याण के से जो है वो संबंधित है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका जो दिया है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? आपको समाज को, राष्ट्र को, राज्य को या संसार को? चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें। भैया यदि सर्वाधिकारवाद की बात करेंगे तो सर्वाधिकारवादी अवधारणाओं का के जो है कुछ एग्जाम्पल आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा इसमें राज्य के लिए हो जाएगा। सर्वाधिकारवादी जो है वो राज्य को सर्वोपरि रखते हैं और राज्य के अंदर ही हर चीज को समाहित मान लेते हैं। राज्य से बाहर जो है वो कुछ भी नहीं है। सर्वाधिकारवाद की बात करेंगे तो आपको जो है वो नाजीवाद, फांसीवाद, ये जो विचार हैं आपको सर्वाधिकारवादी विचार के रूप में दिखाई देंगे। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा इसमें तीसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। राज्य जब सर्वोपरि हो जाएगा और राज्य के अंतर्गत ही सब कुछ आएगा, यानी राज्य के नियंत्रण में सब कुछ होगा, तो ऐसी अवधारणा को जो है हम सर्वाधिकारवादी राज्य कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग जो है वो नाजीवाद, फांसीवाद को देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि सामाजिक आर्थिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस शीर्षक से मिलता है? आपको बताना है कि वह कौन सा शीर्षक है जिसमें सामाजिक आर्थिक उपबंधों का जो है वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। आपको नागरिकता उपबंध दिया है, नीति निर्देशक तत्वों में, संघीय व्यवस्था के उपबंधों में, सर्वोच्च न्यायालय में। तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। चलें, तो यदि हम बात करते हैं सामाजिक आर्थिक उपबंध, तो सामाजिक आर्थिक उपबंध जो है वो आपके नीति निर्देशक तत्वों में जो है इसका समावेश किया गया है और यह राज्य जो है इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करेगा, बाध्यकारी नहीं है। आप लोग ध्यान रखिएगा, राज्य को जो है वो आपके नीति निर्देशक तत्वों में जिम्मेदारी दी गई है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करना जो है वो राज्य का उद्देश्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। तो उत्तर आपका जो हो जाएगा दूसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? आप लोग उत्तर करेंगे। मार्क्सवादी देते हैं, उदारवादी देते हैं, व्यक्तिवादी देते हैं या बहुलवादी देते हैं? चलें। चलें भैया। सामाजिक न्याय तो जो है आप सभी को पता है कि राज्य को जो है वो शोषण का साधन मानते हैं। पूंजीपति जो है वो श्रमिकों का शोषण कर रहे थे, उसके लिए जो है वो सामाजिक न्याय की अवधारणा पे जो है अधिक बल कौन देता है? मार्क्सवादी देते हैं, क्योंकि यह जो है श्रमिकों को जो है वो समाज में समान स्थिति प्रदान करवाना चाहते हैं। तो मार्क्सवादियों के द्वारा जो है वो सामाजिक न्याय की अवधारणा पे अधिक बल दिया गया। उत्तर आपका जो हो जाएगा वो दूसरे पहले विकल्प के लिए, ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? अंग्रेजी से, फ्रांसीसी से, लैटिन से, हिंदी से? इस जस का अर्थ क्या है? आप लोग बताइएगा। चलें।
तो यदि हम लोग बात करते हैं जस्टिस शब्द की, तो जस्टिस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के जस्टिसिया से बना है। अर्थ आप लोग बता दीजिए क्या होता है? अर्थ आप लोग बताएंगे तेजी से। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। जस्टिस का अर्थ आप लोगों को नहीं पता है? तो भैया जो जस्टिसिया शब्द है इसका अर्थ होता है जोड़ना या बांधना। तो आप लोग जो है इसमें लैटिन भाषा के लिए चुनाव करेंगे। जस्टिस शब्द जो है वो जस से निकला है। जो जस्टिसिया शब्द है उससे जस्टिस की उत्पत्ति होती है। इसमें जस का जो संबंध है वो लैटिन भाषा से है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या बांधना। हिंदी में इसे जो है वो न्याय कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला दिया है कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी थी? आसान सा प्रश्न है, रिपीट हो चुका है। ऑस्टिन दिया है, साल्मंड दिया है, विल्सन दिया है, ग्रीन दिया है, चारों में से एक को चुनिए। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, किसने कहा था? यानी जो शक्तिशाली है वो अपने से कम शक्तिशाली व्यक्ति को जो आदेश देता है वही कानून है। किसका विचार है ये? चलें तो जो लोग इसमें ऑस्टिन की बात करेंगे उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ऑस्टिन के साथ जाएंगे। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला दिया है कि जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। कानून जो है कानून की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता भी अनुपस्थित होगी, कौन मानता है? लॉक, लास्की, ग्रीन और विलोबी में से एक को चुनिए। थोड़ा सा आप लोग जो है निवेदन है आप सभी लोगों से कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। इतनी गर्मी में इतनी कठिन परिस्थितियों में नियमित रूप से आपके लिए जो है क्लास लेके उपस्थित हो रहा हूँ, और यदि अब आप लोग संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा मेरा मनोबल जो है वो गिरेगा। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, कृपया आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जहाँ कानून नहीं होती वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी का उत्तर इसमें जो है वो लॉक के लिए आ रहा है। जो लोग इसमें लॉक की बात कर रहे हैं उनका उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं होती, ये लॉक कहते हैं। और एक और स्टेटमेंट है, आप लोग विलोबी का स्टेटमेंट यदि आप लोग देखेंगे तो विलोबी कहते हैं कि यदि नियंत्रण न हो तो स्वतंत्रता नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, नियंत्रण न हो तो स्वतंत्रता नहीं होगी। ये दो स्टेटमेंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। विलोबी कहते हैं कि नियंत्रण नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं होगी, और आपके लॉक कहते हैं कि कानून नहीं होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी। दोनों में अंतर आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। एक नियंत्रण के अभाव में स्वतंत्रता की अनुपस्थिति कर देते हैं, और एक कानून के अभाव में जो है स्वतंत्रता को अनुपस्थित कर देते हैं। तो जब लॉक की बात की जाएगी तो कानून और स्वतंत्रता दोनों को जो है एक दूसरे का पूरक मानते हैं, और ये कहते हैं भैया कि कानून नहीं होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी। वहीं विलोबी कहते हैं कि भैया यदि नियंत्रण नहीं होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी। तो विलोबी नियंत्रण और स्वतंत्रता ये दो शब्द जो है कीवर्ड है इनके स्टेटमेंट के। नियंत्रण और स्वतंत्रता जब जो दोनों एक साथ स्टेटमेंट में आए तो विलोबी का चुनाव करिएगा, और कानून और स्वतंत्रता एक साथ आते हैं यानी कानून नहीं होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी, ये लॉक मानते हैं। आप लोग इसको जो है वो ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। क्या है अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता? अधिकार प्राकृतिक रूप के होते हैं, अधिकार राज्य की देन होते हैं, समाज की राज्य परंपराओं की देन है। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न को। चलें, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? तो यदि अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की बात की जाएगी तो अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की जो मूल विशेषता है वो यह है कि यह रीति रिवाज और परंपराओं से जो है वो विकसित हुए हैं।
तो यदि राज्य परंपराओं की देन है, ये मानना है किसका? आपके ऐतिहासिक सिद्धांत का। उत्तर आपका जो होगा चौथे अर्थात डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसे डी विकल्प के रूप में चलें, सबका उत्तर आ ही रहा है। अगला दिया है मानव की एक विशेषता नहीं, अच्छा प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। चलें, प्रभाव की इसमें से कौन-सी विशेषता नहीं है? इसे है, इसे देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है और इसमें द्वि संबंध होता है। चलें, तो भैया प्रभाव की विशेषता नहीं है। क्या है भैया? उसे देखा नहीं जा सकता है। उत्तर आपका जो हो जाएगा वो ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ जाएँगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। कानून संप्रभु का आदेश है। किसका स्टेटमेंट है भैया? ऑस्टिन, लास्की, क्रैब और मैकाइवर में से एक को चुनिए। चलें, कानून संप्रभु का आदेश है, कौन कहता है? तो आसान था, कानून को जो है वो संप्रभु का आदेश ऑस्टिन मानते हैं। उत्तर आपका जो है ए विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग ए विकल्प के साथ जाएँगे। अगला प्रश्न दिया है कि कौन-सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों से अलग करता है? भूभाग, प्रशासन, प्रभुसत्ता या जनसंख्या? चारों में से किसी एक को चुनिएगा। कौन-सा तत्व है जो राज्य को अन्य जो है वो समुदायों या संगठनों से अलग कर देता है? थोड़ा-सा एक टीचर के जैसे बिहेव करिए, आपको टीचर बनना है तो वो धैर्य अपने अंदर लेके आइए आप लोग और ज़्यादा फ़ोकस अपने आंसर पे रखिए। तो राज्य को विशेषता जो है सबसे अलग बनाती है या राज्य को अन्य समुदायों से अलग करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है संप्रभुता। यह संप्रभुता ही बताती है कि कोई राज्य जो है कोई समुदाय जो है वो राज्य है या समुदाय। जिसके पास जो है वो संप्रभुता होगी उसे राज्य कहा जाएगा, संप्रभुता नहीं होगी तो राज्य नहीं कहा जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर आपका तीसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा, आसान सा प्रश्न है। अगला दिया है कि द स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपको स्टालिन, मार्क्स, लेनिन और माओ दिया हुआ है। कल भी इस प्रश्न को हम लोगों ने किया था, तो उत्तर तेजी से करेंगे। चलें, स्टेट एंड रेवोल्यूशन के लिए आप सभी लोग जो है यदि लेनिन की बात कर रहे हैं, तो उत्तर आप सभी का जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोग लेनिन के साथ जाइए। आप लोग कुछ ऐसा ना करिए कि मुझे हस्तक्षेप करना पड़े या मुझे बोलना पड़े। थोड़ा-सा धैर्य जो है वो और शिष्टता का परिचय दीजिए। चलें, 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से था? आपको बताना है भैया, फ्रांस से, अमेरिका, जर्मनी या इंग्लैंड? चलें, तो 1600 हम लोग 1688, तो भैया 1688 में इंग्लैंड में एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स द्वितीय। जेम्स सेकंड या जेम्स द्वितीय। ये भैया ये अपने अड़ियल रवैये के लिए जो है वो जाने जाते थे। जनता इनसे जो है वो तंग हो गई और जब जनता इनसे तंग हो गई तो ध्यान रखिएगा कि इनकी ही जो है इनकी बेटी थी, इनकी एक बेटी थी
जिसका नाम था मेरी, और मेरी के पति थे विलियम। तो इंग्लैंड की जनता ने जो है इनको सत्ता से उतार फेंका, सत्ता से इनको हटा दिया और इनको जो है विलियम को जो है वो इंग्लैंड का राजा बनाया। इंग्लैंड का राजा जो है 1688 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ही 1688 में जब विलियम जो है वो राजा बने, तो उस समय जो है इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। संवैधानिक राजतंत्र। इसके पहले जो है केवल आपको राजतंत्र देखने को मिलता था, लेकिन अब एक ऐसे राजतंत्र की स्थापना हुई जिसका एक संविधान होगा और उस संविधान के अनुसार ही जो है वो देश का शासन चलाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई लिखित संविधान इन्होंने नहीं अपनाया, इन्होंने ऐतिहासिक या विकसित संविधान को अपना लिया। ऐतिहासिक ऐतिहासिक संविधान को इन्होंने अपनाया, इसलिए यहाँ पे लिखित संविधान देखने को नहीं मिलता है। तो यार देखिए, कौन गलत है कौन नहीं गलत है, लेकिन सबकी एक मर्यादा है। और यदि आप लोग चुप हो जाएंगे, यदि आप में से दोनों लोगों की बात कर रहा हूँ, नाम लेना ठीक नहीं है, यदि आप लोग चुप हो जाएंगे तो उससे आप लोगों का जो है कुछ घट नहीं जाएगा। तो आप लोग जो है कृपा करके इन सब चीजों को अवॉइड करिए, आपस में बातचीत ना करिए आप लोग। अब इसके बाद से जो है कुछ भी देखना नहीं चाहूंगा मैं। आप लोगों को शिक्षक बनना है, आप लोग जो है एक इंटर कॉलेज में शिक्षक बनने के लिए जो है अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो सिर्फ जो है किताब को पढ़ लेने मात्र से जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये ठीक है कि आप किताब पढ़ लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप एक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। एक शिक्षक बनने के लिए आप व्यवहार को भी करना होता है, जो एक शिक्षक के रूप में आवश्यक है। तो उस व्यवहार को भी सीखने का आप लोग प्रयास करिए। अब कोई जो है दूसरा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा सीखने के लिए। तो कृपा करके आप लोग जो है वो अब आपस में आगे कोई जो है वो कमेंटबाजी नहीं होगी, आगे कोई बातचीत नहीं होगी, आप लोग धैर्य रखेंगे और अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रश्नों पे बात करेंगे। आगे बढ़िए। अगला दिया है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। कौन कहता है भैया? लिका, गिलक्राइस्ट, गार्नर और लास्की में से एक को चुनिए। कल मैंने इस प्रश्न को हम लोगों ने कल भी किया था, तेजी से उत्तर करेंगे। चले तेजी से उत्तर करिएगा। चलें तो राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ हो जाता है, ये गार्नर का स्टेटमेंट है। यह जो है 2000 में भी यह प्रश्न था, 2005 में भी यह रिपीट हुआ था और 2010 के पेपर में भी ये पूछा गया। लगातार ये 3 बार आपको जो है स्टेटमेंट मिला हुआ है। आपका उत्तर गार्नर के लिए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? आप लोग उत्तर करेंगे दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत या सामाजिक समझौते का सिद्धांत। चलें, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? चलें तो जो है जो ऐतिहासिक सिद्धांत है, इसे हम लोग जो है विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं। विकासात्मक विकासात्मक सिद्धांत का मतलब क्या है भैया? यह जो है आपके रीति रिवाज, परंपरा, रक्त संबंध आदि से जो है यह विकसित हुआ है। तो इसको हम लोग काल्पनिक सिद्धांत नहीं मानते हैं, जबकि दैवीय सिद्धांत हो गया या शक्ति सिद्धांत हो गया, सामाजिक समझौते का सिद्धांत हो गया, ये किसी न किसी विचारक के जो है वो मानसिक कल्पना की जो है वो उपज है, जबकि यह जो है ये वास्तविक सिद्धांत है जो आपके रीति रिवाज और परंपरा के रूप में विकसित हुआ है। उत्तर आपका जो होगा इसमें तीसरे विकल्प के लिए सही होगा।
अगला प्रश्न दिया है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल, तथ्यों के अध्ययन पर बल, चारों में से एक को चुनिएगा। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? चलें, आप सभी लोग उत्तर कर रहे हैं भैया। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो स्वरूप था वो अमूर्त था, काल्पनिक था, दार्शनिकता पे अधिक बल दिया जा रहा था, लेकिन तथ्यों के अध्ययन पर बल जो है वो आपके आधुनिक राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो है यह लक्षण है, न कि पारंपरिक राजनीति विज्ञान का। डेविड स्टन के बाद से जो है आपको तथ्यों के अध्ययन पे बल जो है वो दिया जाने लगा। उसके पहले जो है हम लोग जो है वो राजनीति विज्ञान के अमूर्त स्वरूप की बात कर रहे थे, इसके काल्पनिक स्वरूप की बात कर रहे थे, इसमें जो है वो अधिक इसके दार्शनिक सिद्धांतों को जो है अधिक महत्व दिया जा रहा था। इन सारी चीजों को हम लोग देख रहे थे, लेकिन तथ्यों के अध्ययन पे बल जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान में डेविड स्टन, जब व्यवहारवादी का जो है वो जन्म होता है, उसके बाद से हम लोगों को देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक का नाम है रविंद्र, महात्मा गांधी, वीजी तिलक, चारों में से एक को चुनिएगा। गीता रहस्य। चले भैया, तो आप सभी लोग जो है इसमें किसकी बात कर रहे हैं? बीजी तिलक की। तो जो लोग इसमें बीजी तिलक की बात करेंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। बीजी तिलक के द्वारा जो है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई जो आप लोगों से बार बार पूछी जाती हैं। एक तो भैया आपका गीता रहस्य है, इसके बाद एक पुस्तक है जिसका नाम है ओरियन, ठीक है। एक और पुस्तक है जिसका नाम है आर्कटिक होम, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, होम ऑफ वेदाज। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हैं वीजी तिलक के द्वारा लिखी गई थी। आप लोग इसमें डी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? आपको बताना है 1921 में, 1924 में, 1931 में, 1938 में। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें, तो आप सभी का उत्तर जो है इसमें आना शुरू हो गया। आप सभी लोग जो है किसकी बात कर रहे हैं? 1924 की बात कर रहे हैं। इस अधिवेशन को जो है क्रम में यदि हम देखेंगे तो ये आपका 39वां अधिवेशन है। इस अधिवेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बेलगांव, बेलगांव अधिवेशन को जो है वो जाना जाता है। इस अधिवेशन में जो है आप लोगों को एक और चीज देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? तो भैया इसमें जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, और आपकी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग जो है ये दोनों अलग हो गई थी। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, उत्तर आपका सही हो जाएगा दूसरे विकल्प के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो है अलग होती हैं। आपके बेलगांव अधिवेशन 39वें अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो है वो एकमात्र जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता आपके गांधी जी ने की है, और वो आपके 1924 का 39वां अधिवेशन ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, स्टेटमेंट किसका है? सिकंदर महान का, मुसोलिनी का, माओ त्से-तुंग का, या हिटलर का? चारों में से एक को चुनिए। जिसे जीना है उसे युद्ध करना पड़ेगा। चलें, तो जिसे जीना है उसे युद्ध करना पड़ेगा, ये मुसोलिनी का स्टेटमेंट है। जो लोग मुसोलिनी की बात कर रहे हैं, भैया मुसोलिनी कई बार कर चुके हैं हम लोग इस प्रश्न को। उन सभी का उत्तर जो होगा इस पे सही हो जाएगा। आप लोग बी विकल्प के साथ जाइए।
संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है? तेजी से उत्तर करेंगे। आयोग ने हिटलर माना है। चलिए तो एक बार क्रॉस चेक आप लोग कर लीजिएगा। मैं स्टेटमेंट, जिसे जीना है उसे युद्ध करना पड़ेगा। कुछ स्टेटमेंट हैं जो है मुसोलिनी और हिटलर, जैसे जिसे जीना है उसे युद्ध करना पड़ेगा। अब इसमें कभी जो है हिटलर मान लिया जाता है, कभी मुसोलिनी मान लिया जाता है। तो एक बार आप लोग टीजीटी यानी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो उत्तर माना गया है, यदि हिटलर माना गया है तो हिटलर ही सही होगा। चलिए ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न पे। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में जो है वो किया गया है। आप सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो है वो अनुसूची 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पे राज्य को केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची पे जो है वो राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पे दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन किसी एक का कानून यदि राज्य के कानून के ऊपर जो है वो केंद्र के दी गई उत्पन्न होता है तो केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। चले, आपका उत्तर जो हो जाएगा इसमें तीसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? कल एक बार क्रॉस चेक करके मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आयोग ने क्या आंसर माना है। भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक जयप्रकाश नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू में से किसी एक को चुनिएगा। चलें, तो आप सभी का उत्तर सी विकल्प के लिए आ रहा है। आप लोग इसको जो है बिल्कुल राजा राम मोहन राय की बात कर रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा, आधुनिक भारत का जनक, इसके साथ जो है कुछ और उपाधियां हैं जो आपको जागरण का नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत इनको कहा जाता है। साथ में इनको जो है वो नव प्रभात का तारा कहा जाता है। नव प्रभात का तारा। तो ये इनके नाम के साथ कुछ उपाधियां जुड़ी हुई हैं। चलें, समझ नहीं पाया मैं, आप लोगों का कमेंट छूट गया तो सीक्वेंस में नहीं देख पाया, इसलिए आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। चलिए, सत्ता का विलय एक विशेषता है संसदीय सरकार की, अध्यक्षीय सरकार की, इनमें से दोनों की का विलय। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। राकेश जी, मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो फोकस करिए, और यदि कोई उकसा रहा है तो आप भी जो है थोड़ा सा अपनी मैच्योरिटी का परिचय आप लोग दीजिए। मुझे कुछ ऐसा ना बोलना पड़ जाए कि आप लोगों को बुरा लगे। चलें, तो सत्ता का जो विलय है वो संसदीय सरकार में आपको देखने को मिलता है। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? इग्नोर करिए। आपके पास एक विकल्प है
जिसका कमेंट आप जो लोग आपको प्रोवोक कर रहे हैं उनके कमेंट आप जो है उनको ब्लॉक कर दीजिए अपने यूट्यूब पे, उनका कमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। सीधा सा एक मात्र विकल्प है कि यदि आप लोगों को किसी का भी कमेंट या कोई आपको प्रोवोक कर रहा है तो उसको आप सीधे से ब्लॉक करिए अपने पे, उनका कमेंट आपको नहीं दिखेगा, उनके कमेंट को हाइड कर दीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक आपसे पूछे गए हैं भैया। चलें, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की है। उत्तर आपका ये सही हो जाए, विकल्प पे चलते हैं। अगला दिया, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था। फिरोज शाह मेहता को, दादा भाई नौरोजी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, गोपाल कृष्ण गोखले को। चलिए, चलें, तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है ये महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार करते हैं। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही होगा। आप लोग डी विकल्प के साथ जाइएगा। आप लोग अपने साथ साथ जो है अन्य लोगों का भी नुकसान करा रहे हैं, ठीक नहीं है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय या एवं आत्मा कहा था? आपको अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 51 दिया हुआ है। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें, चलें, तो ध्यान रखिएगा। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार जो है वो संविधान की आत्मा किसको माना गया है? अनुच्छेद 32। आप लोगों का उत्तर जो हो जाएगा वो इसके लिए अनुच्छेद 32 के लिए जो हो जाएगा संवैधानिक उपचार। और ध्यान रखिएगा, यदि अंबेडकर के अनुसार न पूछे, सामान्य तरीके से पूछ रहा है, तो आप लोग जो है प्रस्तावना को दो तरीके से यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न किसे जो की आत्मा स्वीकार किया गया है, यदि पूछ लिया जाता है, प्रस्तावना और अनुच्छेद 32 दोनों दिया है, तब आप प्रस्तावना का चुनाव करिएगा। लेकिन यदि पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो है वो संविधान की आत्मा क्या है, तो अनुच्छेद 32 का चुनाव करिएगा। ये इतनी सावधानी बरतिएगा आप लोग। अगला दिया है, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है। आपको दिया हुआ है अनुच्छेद 12, 351, 356, अनुच्छेद 12, 151, 156, अनुच्छेद 13, 251, 254, अनुच्छेद 21, 24 और 25। चलें, और 254 में क्या दिया है भैया? तेजी से कमेंट करके बता दीजिए तो। 13 में तो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया, ठीक। 251 और 254 में क्या है? तो 251, 254 को मिला के आप लोग दोनों को देखेंगे तो आपको एक चीज मिल जाएगी। क्या मिलेगी भैया? यहाँ पर भी केंद्र के कानून को प्रमुखता, केंद्र के कानून को प्रमुखता, ये आपको देखने को मिलती है जी। इसमें आपको जो है 251, 254 को दोनों को मिला के आप जब पढ़ेंगे तो आपको केंद्र की प्रमुख देगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या करते हुए अनुच्छेद 13, 251 और 254 को जो है वो प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव,
महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, चारों में से एक को चुनिए आप सभी लोग। जी, क्या बोला मैंने? यही तो बोला कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है 12 में। 13 में ये स्पष्ट किया गया है कि जो है राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता कि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। चलिए आ जाइए। तो आ जाता है बी आर। आपका उत्तर इसमें बी आर अम्बेडकर के लिए सही होगा, जो लोग बी आर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। अगला दिया हमारे देश की किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। चलें, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? आपको मुख्यमंत्री दिया हुआ है, कैबिनेट मंत्री दिया है, राज्यपाल दिया है या मुख्य सचिव? चारों में से एक को चुनना है आपको। राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद बताइए तेजी से आप लोग कमेंट करके। चलें, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होगी। आप सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें तीसरे विकल्प के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला दिया है कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? नकारात्मक है, सकारात्मक है, इनमें से दोनों है या कोई नहीं है? चलें, 154 की बात कर रहे हैं आप सभी लोग। तेजी से आ जाइए अब। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस तरह का है? नकारात्मक है, सकारात्मक है, दोनों है या कोई नहीं है? चलें, तो भैया धर्म की जो स्वतंत्रता है वो दोनों तरह की है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। इसमें से आप लोग जो है तीसरे विकल्प के साथ, जो लोग इसमें तीसरे विकल्प का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानमंडलों को। नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्रावधान या प्राधिकार किसको मिला हुआ है? संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को या विधानमंडल को? चलें, तो जो है यदि हम बात करते हैं किसकी, भारतीय संविधान में नागरिकता की, भाग क्या है भैया? भाग 2 है। अनुच्छेद क्या है? 5 से 11। ठीक, इसमें अनुच्छेद 11 में ही जो है स्पष्ट किया कर दिया गया है कि नागरिकता संबंधी कोई भी प्रावधान जो है वो भारतीय संसद ही करेगी। उत्तर आपका जो हो जाएगा इसमें ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न दिया है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन है? अनुच्छेद 48, 48 का, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 47 को दिया हुआ है। तेजी से उत्तर करिए। चलें, तो भैया पर्यावरण का संरक्षण जब आ जाएगा तो आप लोग किस में चले जाएंगे? 48 क में। जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे दूसरे विकल्प की, उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पे आते हैं। थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है भैया? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है? आप लोगों को सभी को पता है कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के लिए आयु जो है 21 वर्ष निर्धारित है। अब आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में है। 324, 325, 326, 327 किसी एक को चुनना है। तो अनुच्छेद इसमें आपको जो है वो वयस्कता के आधार पर मताधिकार का अधिकार मिला हुआ है। आपका तीसरा विकल्प जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि
जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों को का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को क्या कहते हैं भैया? तो आप लोग राइट टू रिकॉल का नाम आपने पढ़ा होगा। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देशों में जो है खास करके यह व्यवस्था राइट टू रिकॉल की पाई जाती है कि यदि आपके द्वारा चुना गया आपका जो व्यक्ति है वो आपके कार्य को अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसे वापस बुला लिया जाएगा, उसकी जगह किसी और को भेज दिया जाएगा। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग भैया आपको ध्यान रखना है, प्रत्याह्वान की बात की जा रही है। ए विकल्प आपका जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ए विकल्प के साथ जाएंगे। के लिए है संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया। आपको हॉब्स दिया है, लॉक दिया है, रूसो दिया है और हेनरी मैन दिया है, किसी एक को चुनिएगा। चलें। तो प्राकृतिक अवस्था को जो है वो शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था बताया था किसने? लॉक ने। आपका उत्तर जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरे विकल्प के लिए। अगला प्रश्न, मैं ही राज्य हूँ, कौन कहता है भैया मैं ही राज्य हूँ? जेम्स प्रथम, रॉबर्ट फिल्मर, लू 14वें लुई या पोप प्रथम? चलें, तो जो लोग इसमें लुई 14वें की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। लुई 14वां जो है कहता है मैं ही राज्य हूँ। उत्तर आपका तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल, यह कथन निम्न में से किसका है? सेवाइन का, सिले का, बार्कर का या वेपर का? किसी एक को चुनिए। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल, सेवाइन, सिले, बार्कर और वेपर में से एक को चुनिए। चलें, तो जो लोग इसमें सिले का चुनाव करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। सिले का स्टेटमेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? आपको 4, 7, 12 और 5 दिया हुआ है, किसी एक को चुनिएगा। चलें, या मनुस्मृति में जो है वो आपको जो है राज्य का सप्तांग सिद्धांत देखने को मिलेगा। इसमें जो है वो राज्य के 7 अंगों की बात की थी। कौन कौन से भैया? तो आपको ध्यान रखना है, स्वामी, दूसरा क्या है अमात्य, तीसरा क्या है भैया पुर, चौथा क्या बताया इन्होंने? राष्ट्र, पांचवा क्या इन्होंने बताया? कोष, छठा क्या बताया इन्होंने भैया? दंड, और सातवां इन्होंने बताया था मित्र। तो ये 7 अंग बताए थे किसने? मनु महोदय ने। उत्तर आपका दूसरे विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, द हेग में, सैन फ्रांसिस्को में? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के लिए उत्तर करेंगे सभी लोग। चलें, तो बात करेंगे नीदरलैंड के द हेग में जो है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। इसकी स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 3 अप्रैल 1946 को। 3 अप्रैल 1946 को द हेग में इसकी स्थापना हुई है। इसमें कुल जजों की संख्या होती है 15। इनका जो कार्यकाल होता है जजों का, कार्यकाल की यदि हम लोग बात करते हैं तो भैया 9 वर्ष होता है। 9 वर्ष ध्यान रखेंगे। यदि कोरम की बात करते हैं, कोरम का मतलब किसी भी सुनवाई के लिए कम से कम कितने जज उपस्थित होने चाहिए? तो 9 जज उपस्थित होने चाहिए। 9 जजों की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है। आप लोग अगला दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है? आपको बताना है भैया, चीन, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन।
चलें तेजी से उत्तर करेंगे। चलें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे तो जो है इसके 5 सदस्य हैं, चीन है, रूस है, ब्रिटेन है, इसके बाद यूएसए है और आपका फ्रांस है। इन जो है 5 राज्यों को ही वीटो करने का अधिकार है। जर्मनी इसका स्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए इसको वीटो करने का अधिकार नहीं है। आप लोग इसमें जो है ध्यान रखेंगे, आपका तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद सहित उत्तर करेंगे। प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति या उपयुक्त के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो भैया आप लोग ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 76 में जो है वो आपके महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से जो है वो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। उत्तर आपका तीसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में जो कार्य किया था जिन्होंने, उनका नाम है भैया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जो लोग इसमें तीसरे विकल्प के साथ जाएंगे उनका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता था, आप सभी को बताना है। कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी या मुस्लिम। चलें तो द्विराष्ट्र सिद्धांत यदि आप देखेंगे तो मुस्लिम लीग जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कर रही थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में जो है वो भारत और आपको पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान जो है वो 2 राष्ट्र की मांग जो है कर रहे थे मुस्लिम लीग के नेता। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख योगदान जो है मोहम्मद अली जिन्ना का था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है इस नारे का प्रयोग किसने किया, आपको बताना है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और इनमें से कोई नहीं। तेजी से उत्तर करिएगा। चलें तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक का जो है ये नारा है। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न, समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था, विचारक का नाम बताइए। रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, साइमन में है आपको। चलें तो समाजवाद शब्द को जो है वो सबसे पहले रॉबर्ट ओवन प्रयोग करते हैं। ओ नाइट कोऑपरेटिव इनकी एक पत्रिका है जिसमें इन्होंने समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो आपको तेजी से उत्तर करना है भैया। तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। प्रत्येक 2 वर्ष के लिए जो है वो 10 स्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है अस्थायी अस्थायी सदस्य के रूप में। आगे बढ़िए, अगला दिया है कि भारत के केंद्रीय मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या इनमें से कोई नहीं। भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो भैया यदि आपने जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 यानी आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 3 पढ़ा हो तो आपको उसमें स्पष्ट रूप से लिखा मिल जाएगा कि जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लोकसभा के प्रति होता है, यानी सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात की गई है तो यह जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई है। यदि व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री की बात की जाएगी तो वह आपके राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन जब सामूहिक उत्तरदायित्व की बात आती है तो लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(3) में उल्लेख है। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद सहित बताएंगे। चलें, जब बात आती है किसकी राज्यपाल की नियुक्ति की, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद है भैया, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 155। राष्ट्रपति जो है एक आदेश पत्र के माध्यम से
आदेश पत्र के माध्यम से जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। उत्तर आपका दूसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 25वां, 26वां, 27वां या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलें तो भूतपूर्व राजाओं का विशेषाधिकार क्या था? प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स को जो है आपके 26वें संविधान संशोधन 1971 1971 के माध्यम से समाप्त किया गया था। दूसरा विकल्प जो आपका होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष दिया हुआ है। चलें तो भारत में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। अमेरिका में बात करेंगे भैया, यूएसए में, तो यूएसए में उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्ष का होता है। चूंकि यहाँ पे भारत पूछा गया है तो आप लोग जो है 5 वर्ष के साथ जाइएगा। अगला प्रश्न आपको दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? स्वतंत्रता एवं न्याय, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व, समानता एवं न्याय, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। आपका उत्तर जो होगा चौथे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महात्मा गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है? अहिंसा किसे मानते थे महात्मा गांधी? बुराई के सम्मुख समर्पण करना, भयभीत होना, आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध करना, उपयुक्त इनमें से ये सभी। चले गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ, तो भैया ये कहते थे कि भैया आध्यात्मिक बल के आधार पे जो है बुराई का प्रतिरोध करिए, बुराई को दूर करने का प्रयास करिए, व्यक्ति को समाप्त करने का नहीं। ठीक है, उत्तर आपका जो हो जाएगा दूसरे विकल्प के लिए। सामाजिक संविदा का लेखक था कौन था भैया? बोधा, गार्नर, जवाहरलाल नेहरू या रूसो? तेजी से उत्तर करेंगे, सामाजिक संविदा का लेखक कौन है? तो सामाजिक संविदा कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी थी आपके रूसो ने। जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नाजीवाद का जनक था या थी? किसने किया? कौन है भैया नाजीवाद का जनक? आपको इंदिरा गांधी दिया है, मुसोलिनी दिया है, हिटलर दिया है या लेनिन दिया है? चले बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा कि जब नाजीवाद की बात आती है भैया, तो नाजीवाद जो है वो जर्मनी में जन्म लेता है। और किसने? हिटलर के द्वारा। तो आपको हिटलर को जो है वो नाजीवाद का जनक कहा जाता है। और इसी के साथ जो है आज के पेपर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो और जाते जाते आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर करके जाएंगे, इतना उम्मीद आपसे कि अभी तक आप और शेयर नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। साथ में जिन लोगों का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है वो लोग हमारे साथ दोपहर में 12 बजे जुड़ सकते हैं। इस समय हम लोग टॉपिक वाइज ज्योग्राफी के प्रश्नों को कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट।